नमस्कार। एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में पार्ट 7 है ये। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं DSSSB एग्ज़ाम 2018 के क्वेश्चन पेपर। ये पीजीटी मेल का एग्ज़ाम था। इसके पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनमें हम 120 तक क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 टू 140 तक। इसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इससे पहले ये पेपर ऑलरेडी 1 गो में हम सोल्व कर चुके हैं, लेकिन डिटेल एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का इस सीरीज में प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 121। इंडिया लिमिटेड is a fully government owned company, whereas Sharma Limited is a company that is fully managed by private management. क्वेश्चन में कहा गया है कि इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो सरकार के स्वामित्व में है, पूरी तरह सरकार इसकी मालिक है, मतलब सरकारी कंपनी है। शर्मा लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज्ड है, यानी कि यह एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। Subsequently, India Limited took over Sharma Limited in a hostile takeover by buying 72% shares of Sharma Limited. यहाँ पे अभी एक वर्ड मैंने बोला था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये प्राइवेट मैनेजमेंट की है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड है शर्मा लिमिटेड। शर्मा लिमिटेड कंपनी भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर की है, और इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये गवर्नमेंट सेक्टर की है। ये फर्क है। अब हुआ क्या कि इंडिया लिमिटेड ने, यानी कि जो सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसने शर्मा लिमिटेड का हॉस्टाइल टेक ओवर किया। हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर ले और इस मकसद से कि वो उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। बाइंग 72% शेयर्स ऑफ शर्मा लिमिटेड, इसने 72% शर्मा लिमिटेड के खरीद लिए। अब हमें पता है कि अगर कोई कंपनी ऐसे भी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो उस कंपनी का मैनेजमेंट पे प्रेशर हो जाता है, वो कंपनी मैनेजमेंट में भागीदार हो जाती है ज़्यादा शेयर की। सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ शर्मा लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर। अब टेक ओवर के बाद शर्मा लिमिटेड को हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शंस हैं चार्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी या प्राइवेट कंपनी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी। इनको हम एक एक करके सभी को समझेंगे भी। इस सीरीज में जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी जो महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? दरअसल पुराने समय में जब जो राजा होते थे या सम्राट होते थे, तो सम्राट या राजा अपने आदेश के माध्यम से किसी कंपनी को खोलने की अनुमति देते थे। ऐसी कंपनी को कहा जाता था राज आज्ञा द्वारा खोली गई कंपनी, और राज आज्ञा को ही चार्टर्ड भी कहते हैं। कंपनीज फॉर्म थ्रू ग्रांट या रॉयल चार्टर बाय ए सॉवरन पावर फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन ट्रेड, जब विदेश व्यापार के लिए या अन्य किसी भी काम के लिए किसी कंपनी को आदेश दिया जाए। दीज कंपनीज हैड इटालियन ओरिजिन एंड बिकेम पॉपुलर अमंग यूरोपियन कंट्रीज सच एज ग्रेट ब्रिटेन इन द 16th एंड 17th कंट्री। दरअसल भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी थी, क्योंकि वो इंग्लैंड की महारानी जो वहाँ का क्राउन था उसके आदेश के द्वारा खोली गई कंपनी थी। तो ऐसी कंपनीज को चार्टर्ड कंपनी कहते थे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? सरकारी कंपनी किसको कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, कि any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by the state government or government or partly by the central government and partly by one or more state government। मतलब कहने का ये है कि
कंपनीज एक्ट के अनुसार ऐसी कंपनी जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कई राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकार सब मिलकर के कम से कम 51% शेयर खरीद लेते हैं किसी दूसरी कंपनी का, तो ऐसी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। जिस कंपनी में सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा हो जाए, मतलब 50% से ज्यादा 51% या 51% से ज्यादा जब सरकार के पास शेयर होल्डिंग हो जाती है तो ऐसी कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है। अब है सब्सिडियरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। अब सरकारी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी कौन होगी? जब एक कंपनी, सामान्य केस में जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर खरीद लेती है, यानी कि 51% या उससे ज्यादा, तो जो कंपनी शेयर खरीद लेती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं और जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं उसको सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। अब अगर यही काम कोई गवर्नमेंट कंपनी करती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जो गवर्नमेंट की कंपनी थी उसने एक प्राइवेट कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिया, तो यानी कि अब वो प्राइवेट कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी हो गई और सब्सिडियरी कंपनी भी किसकी है? वो गवर्नमेंट कंपनी की। तो ऐसी कंपनी को हम सब्सिडियरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी अभी डिस्कस किया। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें जब एक कंपनी जो खरीदने वाली कंपनी है, मान लो कंपनी ए है और इसने कंपनी बी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, ए कंपनी ने बाई कर लिए बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर, 51% या 51% से ज्यादा, तो जो बी कंपनी है ये सब्सिडियरी कंपनी होगी और जो ए कंपनी है जिसने खरीदे हैं इसको होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अनुसार प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी को कहेंगे जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि उस कंपनी के पार्षद अंतर्नियम अगर रोक लगाते हैं उसके शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे, यानी कि जब किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये रोक लगाएं कि वह कंपनी अपने शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकती है या उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को नहीं बेच सकते हैं, जब शेयर ट्रांसफर पे रोक लगी हो तो ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ प्लेटफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइज्ड हो और नियमित हो, रेगुलेटेड हो। वेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड शेयर, जहां पे सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड या शेयर या डिबेंचर आर बॉट एंड सोल्ड, खरीदे और बेचे जाते हैं, एट प्राइसेस गवर्न्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उन प्राइसेस पे जो प्राइस तय किए जाते हैं डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज के द्वारा, यानी कि फ्रीली प्राइस तय होते हैं। ऑफन रेगुलेटेड बाय ए प्रोफेशनल बॉडी, ऐसा जो प्लेटफॉर्म होता है वो सामान्यतया किसी प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो उसको कहते क्या है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मनी मार्केट, इंडिजिनस लैंडिंग, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिस मार्केट में शेयर या डिबेंचर या स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज वो प्रोफेशनल बॉडी होती है जो रेगुलेट करती है इन ट्रांजैक्शंस को, और एक शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे भारतीय शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। बाकी जो है मनी मार्केट, मनी मार्केट ऐसे मार्केट को कहा जाता है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है। इंडिजिनस लैंडिंग का मतलब होता है देसी उधारी, ये दरअसल गांव देहात जहां पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहती है और सामान्य किसी साहूकार, बनिए, जमींदार आदि के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है, उसको इंडिजिनस लोन लैंडिंग कहते हैं, देसी उधारी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले उन मध्यस्थों से होता है जो फाइनेंस के काम को कराते हैं, बोरो कराने में मदद करते हैं, लैंडिंग कराने में मदद करते हैं, एजेंट की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। निम्न ये जो फीचर्स दी गई हैं
पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी फीचर है जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं पाई जाती है। ऑप्शंस हैं इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, सेकंड है इट मैचेज करंट रेवेन्यू विद हिस्टोरिकल कॉस्ट, नेक्स्ट है इट कंसीडर्स इन्फ्लेशन, और नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट कंसीडर इंक्रीज इन नेट एसेट वैल्यू। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में कौन सी फीचर नहीं पाई जाती है ये पूछा है। हिस्टोरिकल नेचर से होता है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम हिस्टोरिकल होता है। ये मैच करता है करंट रेवेन्यूज को हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ, ये भी सही है। इट कंसीडर्स इन्फ्लेशन, ये फीचर इसमें नहीं पाई जाती है, तो यही यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें इन्फ्लेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट कंसीडर इंक्रीज इन नेट एसेट वैल्यू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसीडर नहीं करता है नेट एसेट वैल्यू के इंक्रीज को, बाकी सब जो है फीचर ये मिल जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंसेस और इनकम यानी कि रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस और इनकम से वो शामिल किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड which is listed on BSE Bombay Stock Exchange and NSE National Stock Exchange is an example of Reliance Industries Limited, जो कि BSE और NSE दोनों पे ही लिस्टेड है। उसको हम मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसका सही जवाब होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर सरकार के हों। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिस कंपनी के शेयर लिस्टेड हों किसी मार्केट में, BSE, NSE या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि उसके शेयर्स में आसानी से सेल परचेज हो सके और आम पब्लिक उसके शेयर्स को खरीद सकती हो, ऐसी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनके शेयर आम पब्लिक के लिए अवेलेबल रहते हैं, कोई भी उनको खरीद सकता है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिस कंपनी के शेयर आम पब्लिक को बेचने के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, ऐसी कंपनी के शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो पब्लिक सेक्टर में आती हो। अब पब्लिक सेक्टर याद रखें, पब्लिक सेक्टर का दूसरा नाम गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी पूरी तरह से मालिक सरकार होती है उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मतलब है पूरी तरह से, यानी कि फुल कैपिटल जिसमें सरकार की लगी होती है जिन कंपनीज में, उनको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बुक कीपिंग, इनमें से कौन सी फीचर बुक कीपिंग की नहीं है, यह बताना है। नहीं है। ऑप्शंस हैं ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग इज कॉल्ड ए बुक कीपर, एक व्यक्ति जो बुक कीपिंग के लिए जिम्मेदार होता है उसको बुक कीपर कहते हैं। इट इज रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, यह अकाउंटिंग सिस्टम का रिकॉर्डिंग फेज होता है। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। इट कंप्लाइज क्लरिकल एक्टिविटीज नॉट एनालिटिकल इन नेचर, इसमें क्लरिकल एक्टिविटीज आती हैं जो कि अपनी नेचर में एनालिटिकल नहीं होती हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सी ही सही होगा, क्योंकि जो बाकी हैं ये सही है। बुक कीपिंग में बुक कीपर करता है बुक कीपिंग का काम, ये अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग वाला फेज होता है, केवल रिकॉर्डिंग होती है, इसमें एनालिसिस नहीं होता है। ये क्लरिकल एक्टिविटीज होती हैं यानी कि केवल रिकॉर्डिंग का काम होता है और एनालिटिकल काम इसमें नहीं होता है बुक कीपिंग में। बाकी बुक कीपर के लिए हालांकि जो स्किल्स होती हैं वो नॉर्मल स्किल्स की जरूरत होती है, कोई विशिष्ट स्पेसिफिकली अकाउंट से रिलेटेड जो हायर नॉलेज होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हायर स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल स्किल्स की जरूरत रहती है बुक कीपिंग के लिए। बुक कीपिंग का मतलब है बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। एंड इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, और बिजनेस में जब अकाउंटिंग की जाती है तो उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है और शुरुआती पार्ट होता है। नेक्स्ट है डैश describes the relationship between the required return or cost of equity capital and the non-diversifiable risk of a firm measured by beta coefficient। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि वह क्या है जो इस बात को डिस्क्राइब करता है कि रिक्वायर्ड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट, या वो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न। जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो लोग शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब वो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी एक उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कितना रिटर्न मिल जाएगा। जब उनको वो रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है उसी को हम रिक्वायर्ड रिटर्न कहते हैं। मतलब वो चाहते हैं तभी वो पैसा लगाएंगे। अगर उनको लगता है कि भाई मेरे को 10% रिक्वायर्ड रिटर्न है, 10% वो रिक्वायर करता है, मिलना चाहिए उसको, अगर 10% मिलेगा तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब ऐसी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, हालांकि कोई कमिटमेंट नहीं रहता है। अब जो इसकी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो रिक्वायर्ड रिटर्न रहता है इन शेयर से, जब ये शेयर खरीदता है किसी कंपनी के लिए यही कॉस्ट होती है, क्योंकि कंपनी को ये पे करना पड़ेगा। तो ये एक ही बात है दोनों। एंड द नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क ऑफ ए फर्म, एक फर्म की नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क, इसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं। यह वह रिस्क होती है कि जब कोई पर्सन, जैसे यहाँ पे तो शेयर में लगा रहा है, अगर मान लो वो शेयर में नहीं लगाए और वो बैंक में जमा करता है पैसा, तो अगर वो बैंक में पैसा जमा करेगा तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो शेयर्स में कब लगाएगा, अगर मान लो कंपनी कहती है कि भाई हमारे शेयर में आप पैसा लगा दोगे तो 4% तक हम रिटर्न दे देंगे, तो क्या कोई पर्सन लगाएगा पैसा इन्वेस्ट? नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है तो बैंक में रखेगा आसानी से, बैंक में श्योरिटी तो है 4% मिलेगा। और कंपनी में तो अगर डिविडेंड हो सकता है कंपनी ना दे, अगर प्रॉफिट नहीं दिए तो कुछ भी नहीं दे पाएगी कंपनी। तो अब पर्सन चाहेगा कि भाई वो तब लगाएगा जब उसको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से उम्मीद होगी। तो ऐसा रिस्क जो मार्केट में फंड इन्वेस्ट करने की वजह से उसको होगा, उसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं। अब इस रिस्क का मेजरमेंट कैसे होता है? इस रिस्क को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बीटा कोफिशिएंट। बीटा कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि भाई कितना रिस्क है यहाँ पे मार्केट में अगर हम पैसा लगाते हैं तो अब इस रिलेशन के लिए टेक्निक यूज की जाती है, उसका नाम क्या है? मतलब इस रिस्क में जो रिस्क एक्स्ट्रा लगेगा हमें, जिसके लिए हम लगाने को तैयार है, मान लो 10% हम रिक्वायर्ड रिटर्न चाह रहे हैं, तो इसका मतलब 6% जो है वो हम एडिशनल चाह रहे हैं। अब वो एडिशनल क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। अब वो कितना रिस्क है, क्या जो हमारा 10% जो हम उम्मीद कर रहे हैं क्या पूरा मिल पाएगा, क्या पूरा भी डूब सकता है, कितना रिस्क है? इसको मेजर जो करता है वो बताता है हमें बीटा कोफिशिएंट कि कितना रिस्क है। क्या 4% जो हमें मिल रहा है वही डूब सकता है, क्या उससे कम डूबेगा, क्या उससे ज्यादा डूबेगा? बीटा कोफिशिएंट इसके बारे में बताता है। अब इस रिलेशन को हम कैसे, किस टेक्निक के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं? ऑप्शंस है स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, सिस्टमैटिक रिस्क एनालिसिस, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दरअसल ये एक प्राइसिंग मॉडल है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जनरली जब कोई संस्था इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, स्टॉक्स में, तब वो इस मॉडल के माध्यम से ये जानती है कि कितना रिस्क है और क्या वो रिस्क बियर कर सकते हैं और क्या उस रिस्क को कवर किया जा सकता है जो रिटर्न मिल रहा है उसके माध्यम से। इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है हमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये जो टर्म थी टेक्निकल, इन सबको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक मॉडल है जो हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा किसी सिक्योरिटी पे बेस्ड ऑन इट्स लेवल ऑफ रिस्क। यानी कि जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो एक रिस्क होगा, अब उस रिस्क पे आधारित क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि 10% मिल जाए, 12% मिल जाए। द फॉर्मूला फॉर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज द रिस्क फ्री रेट प्लस। अब जो फॉर्मूला है इसका निकालने का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द रिटर्न ऑन द मार्केट एंड द रिस्क फ्री रेट। इसको इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में पैसा लगा करके, इसको निकालने का तरीका रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब होता है कि जैसे मान लो मुझे 1 लाख रुपया किसी कंपनी के शेयर में लगाने हैं, अब मैं देखूंगा कि मान लो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलता है, या मैं बैंक में रखता हूं तो कितना मिलता है। तो पता चला कि गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएं या बैंक में जमा करें तो हमें 4% मिलेगा। तो जो 4% है ये तो रिस्क फ्री रिटर्न है, यानी कि 4%, इसमें कोई रिस्क नहीं है।
अब प्लस करेंगे बीटा कोएफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट हमें यह बताता है कि जब हम पैसा इस कंपनी के शेयरों में लगा रहे हैं, तो इस कंपनी के शेयरों में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क कितना है, 1 रिस्क, मतलब बीटा 1 या 1 से ज्यादा या 1 से कम भी हो सकता है। और उसका कारण ये होता है कि अगर उतना ही रिस्क है जितना हम रिस्क फ्री रिटर्न के बराबर, तो हम कहेंगे बीटा रिस्क है, मतलब जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे पूरा डूब सकता है या उससे ज्यादा भी लॉस हो सकता है। और इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न को जानने का तरीका है कि बीटा भी अभी समझेंगे, बीटा कोएफिशिएंट नीचे, पहले इस फॉर्मूले को पूरा करते हैं। बीटा कोएफिशिएंट 1 या 1.5 या 2 हो सकता है। अगर उतनी ही रिस्क है तो 1 होगा, अगर 1.5 गुनी रिस्क है तो 1.5 हो जाएगा, 2 गुनी रिस्क है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न, मार्केट रिटर्न, अब मार्केट में क्या रिटर्न मिलने की उम्मीद है, मान लो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10% रिटर्न का चल रहा है, 12% चल रहा है, 13% चल रहा है, वो लिखेंगे मार्केट का रिटर्न। मार्केट में आज की डेट में मान लो 12% रिटर्न है, तो माइनस करेंगे, ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट में रिटर्न कितना है, इसमें से घटाएंगे रिस्क फ्री रिटर्न कितना, तो रिस्क फ्री 4% है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। अब मान लो ये 12 है मार्केट रिटर्न, और रिस्क फ्री अगर हम लगाते हैं सरकारी सिक्योरिटीज में तो 4 है, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब इस कंपनी में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें बीटा जो है वो कितना रिस्क बता रहा है, बीटा सेंसिटिविटी बता रहा है कि 1 है, तो ये जो 8 आएगा इसको 1 से गुना करेंगे 8 ही रहेगा, 8 और 4 ये 12 हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि भी हमें 12% तो रिटर्न मिल ही जाना चाहिए, तब हम इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अगर ये बीटा ज्यादा है, मान लो 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 8 आएगा उसको 1.5 से करेंगे तो जितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 प्लस 4 हो जाएगा, तो अब हम 16% की एक्सपेक्टेशन करेंगे। जितना बीटा कोएफिशिएंट हमें रिस्क ज्यादा बताएगा हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा होगी। बीटा कोएफिशिएंट क्या, आप इसको देखते हैं। बीटा कोएफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए कंपनी स्टॉक प्राइस। बीटा कोएफिशिएंट एक मेजर है, एक माप है किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट होती है उसकी सेंसिटिविटी का, कि उस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो कितना मूव कर जाते हैं, कितना नीचे चले जाते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं। इन द ब्रॉड मार्केट इंडेक्स इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए स्टॉक सिस्टमैटिक रिस्क। ये किसी स्टॉक के सिस्टमैटिक रिस्क को बताता है, विच इज अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क इनहेरेंट इन द होल फाइनेंशियल सिस्टम, जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के इनहेरेंट रिस्क को बताता है, सिस्टमैटिक रिस्क को। बीटा कोएफिशिएंट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में बीटा कोएफिशिएंट एक काफी इंपॉर्टेंट इनपुट है। ये अभी हमने देखा ही कि सीएपीएम में जो हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की, उसमें बीटा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है, अभी आया। सिस्टमैटिक रिस्क को हम अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं और इसको हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। यह वो रिस्क होती है जो टोटल रिस्क का पार्ट होती है एंड which is caused by the factors beyond the control of a specific company, जो किसी स्पेसिफिक कंपनी के कंट्रोल से बाहर की बात होती है, मतलब उस कंपनी के बस में नहीं है उस रिस्क को कवर करना। जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स के, भाई समाज में चेंजेज आएंगे तो समाज में, सोसाइटी में जो चेंजेज आएंगे, पॉलिटिकल चेंजेज आएंगे, इकोनॉमी के चेंजेज होंगे, उनकी वजह से अगर किसी कंपनी के शेयर्स में कमी होने या बढ़ने की संभावना है, तो जो रिस्क है, जो लॉस होने की संभावना स्टॉक में, वो कंपनी के बस की बात नहीं है, वो बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ऐसे रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क या अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क या मार्केट रिस्क कहते हैं। इट कैन बी कैप्चर्ड बाय द सेंसिटिविटी ऑफ ए सिक्योरिटीज रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू मार्केट रिटर्न। इसको हम कैप्चर कर सकते हैं सिक्योरिटीज के रिटर्न को मार्केट रिटर्न के हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी देख करके। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क हुआ। इसी के आधार पे हम बीटा की कैलकुलेशन करते हैं, बीटा मेजर करते हैं। नेक्स्ट है अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सेगमेंट और सिक्योरिटी। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो पूरे बाहर के फैक्टर से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि किसी निश्चित इंडस्ट्री या उसका निश्चित हिस्सा, सेगमेंट, या किसी निश्चित सिक्योरिटी से जुड़ा होता है जिसका बाकियों से कोई लेना देना नहीं होता है। इट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर अपने पोर्टफोलियो में हम डाइवर्सिफिकेशन ले आते हैं, यानी कि एक जगह ना लगा करके 4 जगह लगा दें पैसा, तो हम रिस्क को इसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस। अब सीवीपी एनालिसिस भी एक एनालिसिस है जो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम अफेक्ट ए कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम
इन नेट इनकम। एक कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम को कॉस्ट या वॉल्यूम मतलब सेल्स किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इस बात को समझने के लिए सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ए प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस इफ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दरअसल प्रोजेक्ट को एनालाइज करने का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती है। जब हम नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम चेक करके देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, तुलना करते हैं कई सारे प्रोजेक्ट की इसके बेस पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ए प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक के मुताबिक एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस के लिए क्वालिफाई कर सकता है, मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करें। कब? जब ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लार्जर देन 0, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लार्जर देन 1। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा होगा, तो जब ये 1 से ज्यादा होगा तो इस बात को सूचित करता है कि ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम जानते हैं प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो नाम से भी जानते हैं, या वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। यह रेशियो हमें बताता है कि जब किसी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में, जब किसी संभावित प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाते हैं तो पे ऑफ कितना हो सकता है, कितना पैसा उससे मिल सकता है। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेजर्स द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ये हमें रेशियो बताता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो क्यों लगाते हैं कि उससे हमें पैसा मिलेगा वापस लाभों के रूप में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जितने दिन चलेगा। तो जो भी फ्यूचर के कैश फ्लो होंगे, फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और आज जो शुरू में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको देखते हैं, इसको हम इसमें रेशियो निकालते हैं, मेजर करते हैं। इट इज ए यूजफुल टूल फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स को रैंक करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और रेशियो इज ग्रेटर देन 1, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या रेशियो 1 से ज्यादा है, द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है एंड कैन प्रोसीड। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज बिलो 1, द प्रोजेक्ट इज टू बी रिजेक्टेड। जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में अगर हम 10 लाख रुपए आज लगा रहे हैं तो ये 10 लाख रुपीज इसका इनिशियल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम देखेंगे इससे मिलेगा कितना, तो हमने देखा कि आने वाले 10 साल तक ये हमको 1-1 लाख देता रहेगा, तो आने वाले 10 साल में ये हमको कितने देगा, कुल मिलाकर के 10 लाख देगा। अब हमें पता है कि ये जो आने वाले साल में 10 लाख मिलेंगे, अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो नेचुरली ये 10 लाख से कम ही होगी। 10 लाख से कम क्यों होगी? क्योंकि जो आज का रुपया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जब हम देखते हैं तो ये जानते हैं कि आज जो रुपया है वो आने वाले 2 साल बाद 1 रुपये से ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि आज के 1 रुपये से हम जो सामान खरीद लेंगे, आने वाले 2 साल बाद 1 रुपये से हम उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि रुपये की वैल्यू समय के साथ घटती चली जाती है। तो इस कारण से जो हमें 10 लाख आने वाले 10 साल में 1-1 लाख मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नेचुरली इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उससे कुछ कम होगी। अब उसका डिस्काउंटिंग रेट निकाला जाता है, उससे पता चल जाता है 9 लाख होगी या 9.5 लाख होगी, तो इसका मतलब तो हमें कम मिल रहा है। तो जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये 1 से कम आ जाएगा, जब इसको काटेंगे 1 से कम आ जाएगा, यानी कि नुकसान का सौदा है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई 12 साल तक मिलेंगे हमें और 12 साल तक हमको मिलते रहेंगे 1-1 लाख, 12 लाख मिलेंगे, तो जो फ्यूचर के कैश फ्लो 12 लाख इनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने निकाली और मान लो पता चलता है कि प्रेजेंट वैल्यू 11 लाख आ रही है ब्याज वगैरह काट करके, तो इसका मतलब 11:10 होगा, यानी कि ये 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो जब 1 से ज्यादा आ जाएगा तो प्रॉफिट है हमें। फॉर्मूला फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज सिंपल। इसका जो फॉर्मूला है सिंपल है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। ये फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लो आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर 1 से ज्यादा है तो फायदा है, 1 है तो बराबरी है और 1 से कम है तो बिल्कुल नुकसान है। Next, dash is the business practice of hiring a party outside a company to perform services and create goods, usually done as a cost-cutting measure that traditionally were being performed in-house by the company's own employees and staff.
क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें बाहर की पार्टी को हायर किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि वो परफॉर्म कर सके कंपनी की सर्विसेज को या कुछ गुड्स कंपनी अपनी बनवा सके उससे। एक कॉस्ट कटिंग मेजर अपनाती है कंपनी। ट्रेडिशनली इस काम को कंपनी स्वयं करती थी, लेकिन अब कंपनी ने मान लो वो बाहर किसी को दे दिया है दूसरे को कराने के लिए। तो इसको कहते क्या है? ऑप्शंस हैं आउट परफॉर्मिंग, एक्सटर्नल सर्चिंग, आउटसोर्सिंग या ओवर टाइम। तो इसका जो सही जवाब है वो है आउटसोर्सिंग। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है वो अपनी बसेज ना रख करके किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बस ले लेता है अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए, यानी कि उसने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज को आउटसोर्स कर लिया। कोई कंपनी अपने यहाँ एम्प्लॉयज को खाना खिलाती है और खाने के लिए बाहर किसी रेस्टोरेंट को ये आदेश दे के रखती है कि वो रेस्टोरेंट उनको पूरे महीने का खाना प्रोवाइड कराएगा। तो यानी कि जो खाने की फैसिलिटी है वो आउटसोर्स उन्होंने कर रखी है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ बोरोड फंड in anticipation of higher return to the shareholders. This is a concept called as. अब यह एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ये है कि यूज ऑफ बोरोड फंड, उधार लिए गए फंड को यूज करते हैं एंटिसिपेशन में, इस उम्मीद में कि हायर रिटर्न मिल जाएंगे शेयर होल्डर्स को। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और इस उम्मीद में हम बाहर का लोन यूज कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? ऑप्शन है स्टेक होल्डर ऑप्टिमाइजिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या डिवेंचर ट्रेडिंग। तो इसका सही जवाब है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जब कोई संस्था अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि इक्विटी भी लगा हुआ है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी पैसा लगा है और डिवेंचर होल्डर्स का भी पैसा लगा है, लोन का पैसा भी लगा है। कंपनी चाहेगी कि डेट का पैसा ज्यादा से ज्यादा यूज कर ले और जब मकसद ये हो कि ये पैसा यूज करके हम जो अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनकी अर्निंग बढ़ा दें, इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ा दें, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजैक्शन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा आइटम कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं? ऑप्शंस है मिस्टर एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ब्रॉट इन कैश ऑफ ₹40,000। मिस्टर एक्स अपना बिजनेस शुरू करता है 40,000 रुपए ला करके। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स पेड सैलरीज वर्थ ₹5,000 टू स्टाफ। मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए सैलरी स्टाफ को पे की। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000 इन कैश। मिस्टर एक्स ने मशीनरी 20,000 रुपए की परचेज की। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विद डिसूजा एंड कंपनी फॉर ₹10,000। मिस्टर एक्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया डिसूजा एंड कंपनी को 10,000 रुपए का। तो इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ट्रांजैक्शन नहीं है। दरअसल अकाउंटिंग में हम जिन ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं केवल ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रांजैक्शन या इवेंट कहा जा सकता है। अब अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रांजैक्शन या इवेंट उन ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को माना जाता है जो किसी संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रभाव डालती हैं, या तो एसेट में कमी करती हूँ या एसेट को बढ़ाती हूँ, लायबिलिटीज को कम करती हूँ या बढ़ाती हूँ, या एक्सपेंसेस को कम करती हूँ या बढ़ाती हूँ, या इनकम को बढ़ाती हूँ या कम करती हूँ। ऐसी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी सभी इस तरह की ट्रांजैक्शन है, ये किसी ना किसी चीज में परिवर्तन लाती हैं। लेकिन ऑर्डर प्लेस कर देना, केवल ऑर्डर प्लेस कर देने से ना तो कोई एसेट बढ़ती है, ना कोई एसेट घटती है, ना कोई खर्चा, ना कोई इनकम हो रहा है, इसलिए इसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जा सकता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दरअसल ये काफी बड़ा वीडियो हो गया है और जो बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। आप सभी वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह के बाकी प्रीवियस पेपर्स पे बने रहने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं लिंक इसमें डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि बाकी जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको वहां से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।